उस पहाड़ से दूर नागार्जुन और ऋतिकवेदा ने यह देखा तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं और वे बोले, यह क्या हो रहा है महान वेदा? तभी ऋतिकवेदा बोले, किसी ने बिजली की शक्ति का आह्वान कर दिया है। मैं अगर वहां उसे रोकने गया तो शायद इस राज्य को प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा पाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। जैसे ही माहौल शांत होगा मैं तुरंत वहां जाकर देखूंगा कि यह किसने किया है। तब तक मुझे यहीं रहना होगा। इधर पहाड़ी पर हालात बिगड़ते जा रहे थे और तभी आचार्य तेज आवाज में बोले, विद्युत, इस शक्ति को अपने चक्र में भेजो और उसे जागृत करने के लिए अपने भीतर झांको। तुम कर सकते हो, यह शक्ति तुम्हारी है। विद्युत को आचार्य की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। दर्द और पीड़ा से उसके दांत कड़कड़ाने लगे और उसने एक तेज आवाज में चीख निकाली और वह बेहोश हो गया। बिजली गिरना बंद हो गया। जब आचार्य ने देखा तो वे हैरान हो गए और बोले, यकीन नहीं होता, इसने पूरी शक्ति को काबू कर लिया। अब इसे बस एक तकनीक की जरूरत है और यह किसी तीसरे स्तर के योद्धा को भी जान से मार सकता है। तभी आचार्य को महसूस हुआ कि कोई उसी की ओर आ रहा है। यह शक्ति बहुत ताकतवर है। आचार्य ने गौर किया कि यह तो कोई अनजान शक्ति है। मुझे विद्युत को छुपाना होगा। आचार्य ने जल्दी से विद्युत को उसका लॉकेट पहनाया और उसका भाला गायब कर दिया। लॉकेट पहनते ही उसकी शक्ति 90% दब गई। तभी आचार्य बोले, यह शक्ति इतनी ज्यादा है कि एक मणि भी इसको दबाने में असमर्थ है। इसलिए आचार्य थामा ने अपनी शक्ति की मदद से उसे पास की एक छोटी सी गुफा में छुपा दिया और पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया। तभी वहां एक नीली शक्ति से बने पंखों के साथ एक योद्धा आया जो अपने नीले कपड़ों में रात के अंधेरे में चमक रहा था। यह और कोई नहीं, महान योद्धा ऋतिकवेदा थे। ऋतिकवेदा ने आते ही कहा, क्या तुम्हें भी वह शक्ति महसूस हुई? तभी बूढ़े थामा ने कहा, हां, इसीलिए मैं यहां तुरंत आ गया। हमें बाकी सभी लोगों को सूचित करना होगा। तभी एक शक्ति और वहां आई। वह सुंदर लड़की दुदुसी थी। उसने आते ही कहा, ओहो, तो आप दोनों पहले ही आ गए। तभी थामा ने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? यह तुम्हारा राज्य तो नहीं है। इस पर दुदुसी ने कहा, बूढ़े, यह राज्य तुम्हारा भी नहीं है, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? यह सुनकर थामा को गुस्सा आ गया और वह बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तो मैं तुझे खत्म ही कर दूंगा। तभी ऋतिकवेदा ने कहा, रुको थामा, यह मेरा राज्य है और मैं यहां का रक्षक हूं। और दुदुसी, यह मत समझना कि मैं तुमसे एक स्तर नीचे हूं तो डर जाऊंगा। भले ही आज मैं तुम्हें मार ना पाऊं, पर इस काबिल तो कर दूंगा कि तुम जल्दी खुद ब खुद मर जाओगी। ऋतिकवेदा की बात सुनकर दुदुसी को गुस्सा तो आया, पर वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सामने 2 सातवें स्तर के योद्धा हैं जिनके पास अभिदाय शक्ति कवच तकनीक है और वे आसानी से मिलकर उसकी शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। तभी दुदुसी बोली, एक बार मैं सूरज की शक्ति कवच तकनीक हासिल कर लूं, फिर देखना मैं तुम दोनों शेर और चीते का क्या हाल करती हूं। अगर तुम्हें भीगी बिल्ली बनाकर अपने महल में न रखा तो मेरा नाम भी दुदुसी नहीं। और यह कहकर वह वहां से चली गई। तभी ऋतिकवेदा बोले, अगर उस महान योद्धा ने हमें यह अभिदाय कवच तकनीक नहीं दी होती तो शायद हम कब के मारे जाते। इस पर थामा नाराज होकर बोले, तुम्हें तो कुछ दिया था, मुझसे तो छीन लिया था। अगर आज मेरी वह मणि मेरे पास होती तो मैं इसके साथ इसके उस भाई का भी काम तमाम कर देता। खैर छोड़ो, गलती मेरी ही थी। मैंने भी निर्दोष 7वें स्तर के योद्धा को मार दिया था। यह मेरी ही गलती थी। जो रफ्तार और शक्ति के लिए जाना जाने वाला मैं अश्वत्थामा दर दर इस धरती पर भटक रहा हूं। कलयुग आ चुका है। एक दिन वह ब्रह्म योद्धा आएगा और मेरा इंतजार खत्म होगा। तभी ऋतिकवेदा बोले, अच्छा, जब यहां कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे थामा। इस पर थामा ने मुस्कुराकर हां में जवाब दिया और ऋतिकवेदा वहां से चले गए। जब थामा ने देखा कि दोनों महाशक्तियां जा चुकी हैं तो उन्होंने गुफा से पत्थर हटाया और अपना शक्ति कवच भी हटाया। इतनी देर में विद्युत का शरीर पहले से बेहतर हो गया था और उसके शरीर के निशान खत्म होने लगे। यह देख आचार्य थामा ने राहत की सांस ली और वहीं विद्युत के बगल में बैठकर आराम करने लगे। जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली और वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि आचार्य उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी विद्युत ने हड़बड़ाते हुए पूछा,
आचार्य, क्या मेरा चक्र जागृत हुआ? क्या मैं कामयाब हुआ? इस पर आचार्य थामा ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? तभी विद्युत ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद किया और पास की एक चट्टान पर प्रहार किया। विद्युत ने महसूस किया कि उसके प्रहार करते ही चट्टान में दरार पड़ गई। तभी आचार्य ने कहा, यह ताकत तुम्हारे लॉकेट पहने रहने के बावजूद है। अगर लॉकेट उतार कर प्रहार करते तो यह चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाती। विद्युत, लेकिन अभी भी तुम इस शक्ति का केवल 20% भाग ही काबू कर पा रहे हो। इसलिए हमें तुम्हारा दूसरा चक्र जागृत करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर और अधिक मजबूत हो जाएगा। फिर तुम इस शक्ति का आधा भाग इस्तेमाल कर पाओगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।